इसमें नोट करेंगे, पहले एक फिगर बना लीजिए। कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। हम नोट करेंगे, consider a circular loop of radius small r. Consider a circular loop of radius r around an infinitely long straight wire around an infinitely long straight wire around an infinitely long straight wire carrying current I. Carrying current I. Next point. As the field lines are circular, the magnetic field B vector, as the field lines are circular, the magnetic field as the field lines are circular, the magnetic field B vector at any point of the circular loop at any point of the at any point of the circular loop at any point of the circular loop is tangential at that point is tangential at is tangential at that point is tangential at that point. Therefore, अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर हमने ये कहा कि एक ना सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप जिसका कि रेडियस तो आर है, सर्कुलर लूप का रेडियस तो आर है। और इस सर्कुलर लूप पे अगर मैं देखूं, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से एक स्ट्रेट वायर गुजर रहा है जिसमें करंट है आई, जिसमें करंट आई है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर करंट आई का डायरेक्शन ऐसे है तो फिंगर्स इस तरह से घूम रही हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इस पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, टेंजेंशियल। ठीक है, और इसी पॉइंट पर एक छोटा सा अगर लेंथ का टुकड़ा ले लिया जाए डी एल, तो आप ये देखें इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। क्योंकि डीएल और बी वेक्टर दोनों के दोनों, अगर सिर्फ इस पॉइंट की बात करें तो अगर किसी भी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो वहां पर एक छोटा सा लेंथ तो होगा, कोई जरा सा लेंथ टेंडिंग टू 0। तो वो जो जरा सी लेंथ है वो टेंजेंशियल ही होगी, बिल्कुल बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। तो बी वेक्टर में और डीएल में दोनों में 0 डिग्री है एंगल, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है। बताइए जी, यहाँ तक तो क्लियर है? ये वाली चीज कल भी बताई थी ऐसा ही कुछ, यस सर। क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ इसमें। देयरफॉर बाय यूजिंग
एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, देयरफॉर बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये एम्पियर्स लॉ कहता है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ का प्रूफ हमने कल करा था यूजिंग जो बायट सावर्ट लॉ, चलो खैर उसको बाद में बताता हूँ, अभी फिलहाल ये देखिए कि ये एम्पियर्स लॉ है। ठीक, अब ये जो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल है इसको मैं क्या कहूंगा, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो क्या हो जाता है ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहां लिखते हैं ना सिंस बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आर बोथ इन द same direction, b vector and dl vector are both in the same direction, so therefore थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब cos 0 डिग्री होता है 1, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल cos 0 हो गया 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहां से b जो है कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसको बाहर निकाल लिया। क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल डीएल, डीएल का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो जब dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, इसी तरह से जब dl को इंटीग्रेट करेंगे तो l आ जाएगा। ठीक है, और l क्या है, इस लूप की पूरी लेंथ, b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लूप, और लूप की लेंथ क्या है, उसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई r, सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई r, तो b इंटू b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसको इधर ले आओ, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक, वो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r हमने प्रूव करा था बाय यूजिंग बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ से हमने इस चीज को प्रूव करा था, अब इस चीज को एम्पियर सर्किटल लॉ से भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूव करना बहुत आसान है, छोटा सा जरा सा। और कल जो हमने करा था, कल हमने क्या करा था कि बायट सावर्ट लॉ से प्रूव कर रखा था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने एम्पियर सर्किटल लॉ यानी कि ये चीज प्रूव करी थी। ठीक है, तो ये जो दो डेरिवेशन है, एक जो कल जो डेरिवेशन करवाई थी वो वाली, और जो आज डेरिवेशन करवाई है, इनको साथ साथ पढ़ लेना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा। बेटा मेरे को आर्यन, मेरे को समझ में नहीं आया, ये आई पूछ रहे हो या एल पूछ रहे हो आर्यन? हाँ, एल जो है वो लेंथ ऑफ द लूप, मैंने डीएल को इंटीग्रेट करा, चाहे तो कैपिटल एल ना लिखकर स्मॉल एल लिख सकते हो, तो यहाँ पर चाहे तो स्मॉल एल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल आएगा, 1 मिनट वेट करिए।
चलिए जी, इसके बाद इसके बाद दो चीजें आपको वो वाली बतानी है मेरे को, जो हम पहले भी 10th क्लास में कर चुके हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी भी सोलेनॉइड की बात करते हैं, तो हमने ना ये देखा था, अगर मान लीजिए कहीं पर भी, ये आप नोट कर लीजिए, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी लूप है, मान लीजिए ऐसे है, कोई भी लूप है इस तरह से, ऐसे कोई लूप है, और इस लूप में करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लो करने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो जो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज को हम बोल देते हैं साउथ फेस, वो साउथ फेस है। मैग्नेट के हमेशा दो फेसेस होते हैं, हमेशा दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, ये मैं अभी बता के रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, समझ जाएंगे आप। अगर सोचो कि कोई एक ऐसा लूप है और उस लूप में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये जो फ्लो है ये करंट का है, ये करंट का फ्लो है। तो करंट अगर मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको आप कह देंगे नॉर्थ फेस। एंटी क्लॉकवाइज को आप बोल देंगे नॉर्थ फेस। याद कैसे रखा करते थे? याद इसको कैसे रखा करते थे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी को जो हम बोलते हैं ना, तो एंटी तो एन फॉर नॉर्थ, एंटी तो एन फॉर नॉर्थ, ये होता था। तो आप ये देख लीजिए कि जब भी कभी किसी भी लूप में, अब किसी भी लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो लूप का वो वाला फेस है ना, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, वो वाला नॉर्थ फेस की तरह काम करेगा, और जहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है वो आपका साउथ फेस की तरह काम करेगा। अब इसी सीक्वेंस में आगे हमें ये देखना है कि एक सोलेनॉइड क्या होती है। आप ये सोचो कि हमने एक वायर लिया और उस वायर को ट्विस्ट कर दिया, जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन्स के जो वायर होते हैं, ऐसे 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 हमने ट्विस्ट कर दिया, और यहाँ पर आप ये कह दीजिए कि एक बैटरी लगी हुई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, करंट की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव से निकलता है करंट और नेगेटिव की तरफ जाता है। अब ये करंट वायर के साथ जाएगा, जैसे जैसे वायर घूमेगा वैसे वैसे करंट भी घूमेगा। तो आप ये देखिए कि ये करंट ऐसे गया, इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है। समझ गए? दोबारा देखो कि ये लूप ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, पहला टर्न, ऐसे दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न, छठा टर्न, ऐसे टर्न्स जा रहे हैं। तो करंट जो है वो आपका ऐसे जाकर इस तरह से घूमेगा। तो अगर मैं पहले वाले लूप को भी देख लूं, तो जैसी डायरेक्शन पहले लूप में होगी वैसी डायरेक्शन दूसरे में, वैसी तीसरे में, सब में वैसी ही होगी। तो पहले वाले की डायरेक्शन देखिए बेटा, ऐसे अगर आप देख पाए कि मैं साइड से देख रहा हूँ, तो इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो गई, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब वो साउथ फेस है, तो दिस फेस इज साउथ फेस। ठीक है। और अगर वहीं आप देखें कि इसी चीज को, ये जो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से देखने लगूं तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जब हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो एन पहले बोला जाता है, तो एन फॉर नॉर्थ पोल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जब मैं इस करंट को देखूंगा, सेम करंट को, ये ऐसे ही लूप घूमता हुआ आ रहा है, इसको, इसी को हेलिकल पाथ बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ फेस। प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कोई मैग्नेट तो नहीं है सोलेनॉइड, बट इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्थ फेस से निकलती हैं और साउथ फेस तक आती हैं। एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ फेस से निकलेगा और साउथ फेस में आएगा। और एक और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अंदर भी, मतलब ये अपना लूप कंप्लीट करता है, तो अगर मैं अंदर देखूं तो अंदर ऐसा लगेगा कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे। याद है सभी को? ये चीज 10th में करी थी, उसी को एक बार बस रिवाइज करवा रहा हूँ। ये सभी को याद है? बताइए, इतना समझ में आ गया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. अभिनव, आर्ष, आदित्य, अनुवा, आर्यन, ढींगरा, एकांश, कनिष्का, Yes, बताइए sir. सब। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। तो ये हो गया हमारे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद में फिर अब ये तो आपका दोनों ही चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें ये एक्सपेक्ट करके चली जाती हैं कि ये दोनों चीजें आपको पता है। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। स्ट्रेट सोलेनॉइड, दो तरीके की सोलेनॉइड होती हैं, देखिएगा। एक सोलेनॉइड ऐसी हो गई कि जैसे आप ये समझिए कि जैसे ये सोलेनॉइड है, ऐसे घूमती जा रही है, तो ये स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट पाथ में रखी हुई है। अगर इसी सोलेनॉइड को मैं घुमाकर एक सर्कुलर शेप दे दूं तो उस सोलेनॉइड को हम बोल देते हैं टॉरॉइड। मैं आऊंगा अभी उस पर। सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही देखी थी सोलेनॉइड की 10th क्लास में। अब हमको ये देखना है कि इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। नोट करें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, इसमें आप लिखेंगे अ सोलेनॉइड मींस एन इंसुलेटेड कॉपर वायर A solenoid means an insulated copper wire wound closely in the form of a helix. Wound closely in the form of a helix. ये जो इस तरीके से पाथ जाता है तो इसको, इस पाथ को हम हेलिकल पाथ बोल देते हैं या फिर हेलिक्स बोल देते हैं सिंपली। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सोलेनॉइड का ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके जूम करके बनाऊंगा यहाँ पर। तो आप देखिएगा, और मैं केवल 3 या 4 टर्न्स बनाऊंगा। उन 3 या 4 टर्न्स से ही आपको समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। पहले देख लीजिए डायग्राम, फिर बना लेना।
देखिए ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये किस तरीके से बना रहा हूँ, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये जो सोलोनॉइड है, इस सोलोनॉइड का अच्छा एक एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे। जो स्पाइरल नोटबुक होती है ना, स्पाइरल नोटबुक में जो वो स्टील का जो वो छल्ला बना रहता है पूरा लंबा, तो वो इस तरीके से है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने उसके ये चार जो लूप्स हैं वो बनाकर दिखाए हैं, और सिर्फ वो बनाए हैं जो मुझे फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। जो पीछे पूरा का पूरा लूप है वो पूरा लूप नहीं बना रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं सिर्फ इस लूप की बात करूं, सिर्फ सामने सामने की, यहाँ डॉट बना हुआ है और यहाँ क्रॉस बना हुआ है। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द पेज, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। इसका मतलब करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये करंट ऐसे आ रहा है तो आप ये सोचो कि मैं अगर इधर खड़ा होकर इसको देखूं, अगर मैं इस तरफ से इसको देखूंगा, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां से बाहर और यहां अंदर। तो ऐसे आने का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला फेस कौन सा हो गया, साउथ। ये साउथ फेस हो गया। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। इधर देखिए, इधर करंट यहाँ से आउट आ रहा है और यहाँ पर अंदर जा रहा है, तो ऐसे आ रहा है। तो इधर से अगर मैं देखूं तो ऐसे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सीधी बात है, जब उधर क्लॉकवाइज तो इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा ही होगा। तो यहाँ साउथ फेस है, तो यहाँ नॉर्थ फेस हो गया। तो अब सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ रहता है, और सोलोनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक, दो, और तीन बना दो, बस बहुत है समझने के लिए। वैसे तो इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन तीन बना दीजिए बस। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये इस तरह से जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में एक काम करेंगे, बहुत छोटा सा काम, कि ये तो सोलोनॉइड के अंदर हो गई, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं ठीक इस पॉइंट पर देखूं, तो इस पॉइंट पर करंट जो है वो बाहर आ रहा है। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द पेज, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द पेज। तो बाहर आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, इस तरह से स्विल्ड करेगा। तो यहां पर आप एक दो रिंग्स बना दीजिए, एक ऐसा, एक और ऐसा, और उस पर भी ऐसे बना दीजिए, क्योंकि करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घूमेगा। यहाँ पर बी लिख देना आप, बी। सेम यहां पर भी ऐसे एक रिंग, दूसरा रिंग, ये सेम यहां पर भी पहला रिंग और दूसरा रिंग, सेम यहां पर भी ऐसे ही पहला रिंग और दूसरा रिंग, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट में थंब जो है वो हमारा अंदर की तरफ, बिकॉज करंट इज गोइंग इनसाइड। तो फिंगर का स्वेल्ड ऐसे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था तो यहाँ क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ऐसे बना लो, एक रिंग, ये दूसरा रिंग, ऐसे यहाँ पर भी एक रिंग और ये दूसरा रिंग, ऐसे यहाँ पर भी एक रिंग, दो रिंग, एक रिंग और दो रिंग। बस दो दो रिंग बना लो आप। बुक में तो और ज्यादा भी बनाकर दिखा रखे हैं, पर उतने ज्यादा को बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, ना आपको समझने की जरूरत। बस आप इतना समझ जाएंगे कि ऐसा डायग्राम, कई बार क्या है कि जब एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज जो आपका पैटर्न है, इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें क्या है कि आपको डायग्राम बनाकर दिखा देंगे। ऐसा डायग्राम आपसे बनवाएंगे तो है नहीं, वहां पर तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो इस डायग्राम को देखकर मत घबरा जाना कि ये क्या आ गया, समझ गए। तो ये एक सोलोनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। आप यहां पर लिख लें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ अ सोलोनॉइड, एक छोटे से टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया है। मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, बेसिकली निकाला तो अभी नहीं गया।
दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। ये सबको समझ में आ गया इतना? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा मैं। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसके बाद ठीक है, इसके बाद इसी डायग्राम का, अगर यहां से ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि ये जो चार डॉट्स बनाए हैं, ये जो चार क्रॉस बनाए हैं, चार डॉट्स का मतलब करंट यहां से निकल रहा है, क्रॉस का मतलब करंट यहाँ एंटर कर रहा है। और फिर किस तरह से साउथ फेस देखा, किस तरह से नॉर्थ फेस देखा, ये भी आप समझ गए कि इधर से खड़ा होकर, अगर इधर से खड़ा होकर ऐसे मैं देखूंगा तो मेरे को करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आएगा। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ फेस। इधर से देखूंगा तो करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ फेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलोनॉइड के बाहर तो नॉर्थ पोल से निकलती हुई नजर आएंगी और साउथ पोल के अंदर आती हुई नजर आएंगी, लेकिन सोलोनॉइड के अंदर दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। ये करने के बाद में आर्यन बेटा अभी बता रहा हूँ, एम्पियर पाथ भी बताऊंगा, बस अभी 2 मिनट रुको, वो भी बताता हूँ। और अब आप ये देखिएगा, एक और डायग्राम बनाएंगे इसका। यहाँ पर सब में डॉट लगाते चले जाओ। यहाँ सब में क्रॉस बनाते चले जाओ। फिगर में लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ magnetic field of a very long solenoid, magnetic field of a very long solenoid। ठीक है। ये जो ऊपर इतने सारे ये जो डिजाइन से बनाए हैं हमने, ये डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है, बाहर आ रहा है, और यहाँ जो नीचे इतने सारे क्रॉस बनाए हैं इसका मतलब करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से निकला यहाँ आया, यहाँ से निकला यहाँ आया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन आ रही है ना, यहाँ से ये जो वायर आ रही है, ये वायर बना के नहीं दिखा रहा मैं, ये वायर बना के नहीं दिखा रहा, क्योंकि वायर में क्या दिखाई देगा, करंट का डायरेक्शन ही तो दिखाई देगा। मुझे करंट से मतलब नहीं है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। करंट से मैंने इतना तो देख लिया कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होने वाला है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होने वाला है, तो मैंने शुरुआत में एक वायर दिखा दी कि एक वायर ऐसे आ रही है, और लास्ट में एक वायर दिखा दी ऐसे। और ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वायर के जो छल्ले बनेंगे ना, जो हेलिकल पाथ, जो हेलिक्स बनेंगे बहुत सारे, वो कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि बहुत लंबी सोलोनॉइड है, वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड है। ठीक है। तो ये यहाँ से पीछे से चलती आ रही है, आगे हमने कहा कि इधर फिनिश हो गई यहाँ पर आके। तो डॉट डॉट लाइंस आप सिर्फ यहाँ बनाइए, आगे मत बनाइएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप ये कहेंगे कि अब मुझे जो जरूरत है वो तो इन इसकी जरूरत है, ये जो अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है,
सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये ऐसे जाती है जैसे कि पैरेलल लाइंस जा रही हो, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इसके बाद अब आप ये कहेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो ये हो गई, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ तक होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ना, वो फील्ड मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ कि चाहे मैं उसको रेक्टेंगुलर लूप ले लूँ, चाहे मैं उसको सर्कुलर लूप ले लूँ, चाहे मैं उसको सिलेंड्रिकल लूप ले लूँ, जिसमें मेरे को कंफर्ट होगा मैं वो ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेता हूँ। उसी लूप को हम एम्पीरियन लूप बोल देते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक लूप मान लिया बेटा ऐसे, और डॉटेड बना देते हैं इसको, जैसे गॉसियन पाथ बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे ही यहाँ पर बनाते हैं एम्पीरियन लूप। इसको बोल दीजिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ए बी सी डी, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप कह दें कि ये जो बीच वाला एरिया है, मतलब सोलेनोइड के अंदर वाला जो एरिया है, इसको तो आप बोल दीजिए रीजन पी, और जो सोलेनोइड के बाहर वाला रीजन है उसको बोल दीजिए रीजन क्यू। जो कैपिटल क्यू है ये चार्ज के लिए नहीं है, ये हमने रीजन का नाम दे दिया। अब यही सारी चीजें आप लिख लीजिए। 2 या 3 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इसमें ज्यादा नहीं है। फर्स्ट लिखेंगे टू डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट to determine magnetic field at any point inside inside a solenoid, at any point inside a solenoid, comma, consider a rectangular closed path ABCD. Consider a rectangular closed path ABCD as the Amperian loop. आर्यन समझ में आ गया ये? एज द एम्पीरियन लूप हम बोलते हैं ना, ये कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आसपास एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बना देंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की तो कैसी भी सीधी, उल्टी पुल्टी, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी शेप हो सकती है। हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में स्टडी करने के लिए कोई भी शेप मान लेते हैं। तो हमने जानबूझकर यहाँ पर ये मान लिया कि जो हमारा एम्पीरियन लूप है, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, तो एक कंप्लीट लूप जो है वो हमने रेक्टेंगुलर शेप का मान लिया। रेक्टेंगुलर शेप का मानने से अब देखिए हमें क्या फायदा होगा। देखिए अब आप ये कहेंगे सो बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सो बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, by Ampere's circuital law, closed loop line integral of b vector, closed loop integration of b vector dot dl vector is equal to क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है। अब वो आई किस में ले रहा हूं मैं सिर्फ इस एम्पीरियन लूप की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रू द लूप एबीसीडी, थ्रू द लूप एबीसीडी। अच्छा, ये सी से लेकर डी तक की जो लेंथ है ना, इसको स्मॉल एल मान लीजिए।
इसको स्मॉल एल मान लीजिए। अभी क्यों माना है इसको स्मॉल एल वो भी बताता हूँ आपको। देखिए ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, और ये जो इक्वेशन है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा एम्पियर सर्किट और लॉ लिखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, म्यू नॉट इनटू आई लिख देते थे, तो जो टोटल करंट है वो आई है ना। तो वो टोटल करंट अभी निकालूंगा, वो भी मैं लास्ट में निकालूंगा। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी क्या है। क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहां लिखे बेटा ए से बी, ए से बी प्लस इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहां लिखेंगे बी से सी प्लस इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और ये होगा सी से डी और प्लस इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर डी से ए। ये हो गया। तो जब क्लोज लूप की बात करी जाती है तो इसका मतलब आपको बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर पहले निकालना है ए से बी के बीच में, बी इंटू डीएल का इंटीग्रल कितना होगा, फिर बी से सी के बीच में, फिर सी से डी के बीच में, और फिर डी से ए के बीच में, चारों का समीशन कर देंगे तो टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब आप ये देखिए, जब मैं ए से बी की बात कर रहा हूं, जब मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूं, तब क्या होगा, ए से बी तक ऐसा होगा कि बी और डीएल, तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर तो यही है, जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन दिखा रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन है। यहां पर भी देखिए ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की तो है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। और ए से बी में जा रहा हूँ, ए से लेकर बी तक, तो मतलब लेंथ का टुकड़ा भी मैं ए से बी की डायरेक्शन में ही लूंगा। तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो हम ये कहेंगे इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0 डिग्री। रीजन में लिखेंगे सिंस बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर। भाई डीएल वेक्टर यानी कि छोटी सी लेंथ, तो छोटी सी लेंथ में जब ए से बी तक जा रहा हूँ, ए से बी तक, तो ए से बी में ही तो यहीं पर तो लूंगा कोई छोटी सी लेंथ का टुकड़ा, तो वो छोटी सी लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, और हमारा जो बी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों पैरेलल हैं सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो ये हो गया बी डीएल कॉस 0। अब इसमें से बी निकाल लीजिए बाहर, और इंटीग्रेशन डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया एल, और इसको एल ही रहने देंगे, इसको एल ही रहने देंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि मैंने ए से लेकर बी तक वाली लेंथ जो है वो एल ही तो मानी है, वो एल ही तो मानी है। ठीक है, तो इसको एल ही रहने देंगे, बी इंटू एल हो गया। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं बताइए, ए से बी का इंटीग्रेशन क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, उसके बाद मैं देखता हूं, अब मैं बात करूंगा बेटा बी से लेकर सी तक की। तो इंटीग्रेशन बी से सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 90 डिग्री। ये आप खूब समझ रहे होंगे कि आपका बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और जब मैं बी से सी जा रहा हूं तो हमारा डीएल जो है वो इस डायरेक्शन में होगा विच इज परपेंडिकुलर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर पाथ लेने से मुझे फायदा क्या हुआ। रेक्टेंगुलर पाथ लेने से ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मिल गया मेरे को डीएल, बी से सी वाला। तो बी से सी वाले में हम कहेंगे कि सिंस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, cos 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। और अब सी से डी तक, तो सी से डी का
इज इक्वल टू, आप इसको सीधा सीधा 0 लिखना, और यहाँ पर एक रीजन लिखना, ये नई चीज है आपके लिए। एम्पीरियन लूप के बाहर की अगर मैं बात करता हूँ तो एम्पीरियन लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेना बस यहाँ पर रीजन में कि B इज इक्वल टू 0 फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द सोलोनॉइड। ये हमारी सोलोनॉइड यहाँ पर है, तो इससे बाहर जब मैं जाऊंगा तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, और पॉइंट्स आउटसाइड द सोलोनॉइड। तो जब हमारा बी ही 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0। फिर बात करते हैं डी से ए की। डी से ए भी आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्या करना है, वो भी 0 होगा। ये मिटा रहा हूं। इंटीग्रेशन डी से ए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल cos 90 डिग्री। फिर आप देख लीजिए कि डी से ए में मैं कोई भी डीएल का टुकड़ा ले लूं, कोई भी लेंथ का छोटा सा टुकड़ा ले लूं, वो बी वेक्टर के तो परपेंडिकुलर ही है ना। तो सिंस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर फ्रॉम डी टू ए, ऐसे यहां पर लिख लेना बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर फ्रॉम बी टू सी, बी से सी के बीच में वो परपेंडिकुलर होगा। तो cos 90 0 होता है, तो इसने पूरे को 0 बना दिया। तो कुल मिलाकर देयरफॉर लाइन क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो ए से बी वाला है इसकी वैल्यू आई बी एल, प्लस बी से सी वाला भी, बी से सी वाला भी 0, प्लस सी से डी वाला भी 0, प्लस डी से ए वाला भी 0। तो ये हमारा ओवरऑल आ गया बी एल। ठीक है, तो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर तो आ गया मेरे पास। अब मुझे म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रू द लूप एबीसीडी चाहिए। ठीक है, टोटल करंट थ्रू द लूप एबीसीडी वो मेरे को चाहिए। तो उसके लिए मैं टोटल करंट निकालूंगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है, मेरा आधे से ज्यादा काम हो गया, बल्कि ऑलमोस्ट 80% काम हो गया है। अब आप नोट करें यहां पर कि if small n number of turns per unit length of the solenoid अगर स्मॉल एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड है, ठीक है, और देन number of turns in L length of the solenoid is equal to NL, नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ क्या है, दोबारा से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड है कि पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि यूनिट लेंथ मान लीजिए हमारी 1 मीटर है ना। 1 मीटर जबकि होती नहीं, उससे भी और कोई छोटी वाली हमने माना कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच ले लिया। ये 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n टर्न्स हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ यहाँ पर जैसे एम्पीरियन लूप मैंने l बताया ना, तो इसको मैंने ये कह दिया कि अगर मैं पूरे के लिए कैलकुलेट करूंगा तो पूरे की लेंथ ली जाएगी ना। अगर पूरे सोलोनॉइड के लिए कैलकुलेट करूंगा, हम हमेशा क्या करते हैं, हम छोटे से लेंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं हमेशा। ठीक है, और फिर उसके बाद पूरे कंप्लीट के लिए देखते हैं, तभी तो इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक, तो अगर मैं पूरे सोलोनॉइड की लेंथ l मान लेता हूँ, और एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो टोटल l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n इंटू एल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए मेरे पास n इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न में करंट कितना जा रहा था, मैंने कहा एक में करंट आई, दूसरे में करंट आई, तीसरे में करंट आई। तो जब एक में करंट आई था तो इतने टर्न्स में करंट कितना हो जाएगा, आई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एक करके टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं।
एक यूनिट लेंथ में टर्न्स कितनी थी n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई l लेंथ में n इंटू एल, ठीक है। और हम ये कहेंगे देयरफॉर करंट इन nl टर्न्स, अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई सोलोनॉइड में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स nl टर्न्स ऑफ द सोलोनॉइड। भाई एक टर्न में करंट आई जा रहा था, हमने दिखाया भी था इससे पहले वाले डायग्राम में कि ऐसे आ रहा है तो वो आई करंट आ रहा है। तो एक टर्न में करंट आई है तो एनएल टर्न्स में कितना है करंट, एन एल इंटू आई। इसीलिए तो ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाओ, उसी हिसाब से आपका करंट भी बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं, वो सीधी सीधी वायर को ट्विस्ट करने का कॉन्सेप्ट ही है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स एनएल है तो टोटल करंट देखिए कितना हो गया एन एल आई, यही चाहिए था मुझे, बस टोटल करंट थ्रू द लूप चाहिए था एबीसीडी, तो वो एन एल आई हो गया। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन में इन वैल्यूज को आप डाल दीजिए जो हमने वैल्यूज अभी कैलकुलेट करी हैं, ये मिटा रहा हूं इधर से। तो ये क्या था, क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो ये मैंने कैलकुलेट करा था, ये आ गया था बीएल, तो इसकी जगह लिख देंगे बीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और टोटल करंट जो है वो टोटल करंट कितना आ गया एन एल आई, एन एल आई, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो बी कितना आ गया म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हमारा एक सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। बताइए जी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉरॉइडल सोलोनॉइड, उसको सिंपली टॉरॉइड भी बोल देते हैं। इस पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, मुश्किल से 2 मिनट में हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन नोट करें। अच्छा, कल का आपका वही टाइम रहेगा शाम का 4:30 से 5:30 कल का, और परसों का आप तैयार रहना। मैंने आपको बताया था सुबह 10 से 1 मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ फिजिक्स की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट करें इसका, सोलोनॉइड पर है। सोलोनॉइड पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, कोई ईयर छूटेगा ही नहीं जिस साल सोलोनॉइड पर क्वेश्चन ना आए। नोट करिएगा, अ सोलोनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर थ्री हंड्रेड टर्न्स ऑब्लिक एम का मतलब है टर्न्स पर मीटर, कि 1 मीटर में इतने टर्न्स हैं। 300 टर्न्स पर मीटर carrying a current of 5 ampere carrying a current of 5 ampere, full stop, the length of the solenoid is 0.5 meter, the length of the solenoid is 0.5 meter and has a radius of 1 centimeter, and has a radius of 1 centimeter, full stop. Find the magnitude of the magnetic field inside the solenoid. Magnitude of the
मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid। देखिए लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड की जरूरत पड़ती है डेरिवेशन में, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने बोला अ सोलोनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, 300 टर्न्स पर मीटर इन्होंने बोला, तो 1 मीटर में कितने टर्न्स हो गए? 300 टर्न्स, ठीक है। तो जो 1 मीटर होता है ना, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर ही होती है, तो 1 मीटर में 300 टर्न्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया मेरे पास। करंट कितना है? 5 एम्पियर, तो ये 0.5 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये फर्जी में दे रखे हैं, इनकी जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर वो बोलते कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमको दे रखे हैं और फिर हमसे ये पूछते कि अब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें और लेंथ दे रखी होती, तब इससे इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ता। समझ रहे हैं? नहीं समझे? देखिए ये जो एनएल आया है ना, ये एनएल आया था, टोटल लेंथ आया था, ठीक है। और मुझे क्या निकालना होता है? मुझे निकालना होता है कि पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स हैं। वो पहले से ही 1 मीटर का दे रखा है, वो पहले से ही 1 मीटर का दे रखा है, तो मुझे फिर इसकी जरूरत नहीं है। अगर टोटल लेंथ दे रखी होती तो मैं कहता कि मैं उसको 0.5 से डिवाइड करके 1 मीटर का निकल जाता मेरे पास। तो आपको सीधा सीधा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये यूज करना है। म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन कितना है? 300 और आई कितना है? 5। ये है, सीधा वैल्यू डालें और वैल्यू डालकर आंसर निकालें। 1.9 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला आ रहा है। 1.9 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, ये है। ठीक है जी, सभी को क्लियर है इतना? टॉरॉइड कल कराता हूँ। सर हाँ जी, टॉरॉइड कल कराता हूँ, और बस मान लीजिए कि 1 घंटे का गैप है आपका, 4:30 बजे मैथ्स की क्लास है, ठीक है। तो जो ऑफलाइन आना चाहे ऑफलाइन आ सकते हैं, जो ऑनलाइन आना चाहे ऑनलाइन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि 2 घंटे लगातार हो जाए तो ज्यादा बेटर है, बीच का 1 घंटा फिर वेस्ट ही होता है। चलिए जी, आइए। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Okay. नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर। ओके।